हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जैसी प्रवक्ता परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर होगा उसमें कुल आपके 40 प्रश्न जिसमें पूछे जाएंगे, उसमें हिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है। तो हिस्ट्री का पहला सेट हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी एग्ज़ाम तिथि 19 सितंबर को निर्धारित की गई है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। तो उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है हड़प्पा संस्कृति का? तो वो है मांडा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मांडा है, ये हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। और दक्षिणी का अगर देखा जाए तो दक्षिणी का यहाँ पे आपका दैमाबाद है। ठीक है, दैमाबाद दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है। और पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर। और पश्चिमी सीमा का निर्धारण जो करता है वो सुतका गेडोर। ठीक है, सुतका गेडोर। तो इन चारों पॉइंट को याद रखिएगा। उत्तरी सीमा को मांडा, दक्षिणी सीमा को आपका दैमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सुतका गेडोर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है। तो पवित्र गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ये है आपका ऋग्वेद में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पवित्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, जिसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र जो है सवृत या सूर्य देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह है। तो वह स्थान है कन्नौज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज में राजधानी स्थापित की थी। और इससे पूर्व हर्षवर्धन की राजधानी जो है वो थानेश्वर थी इससे पहले। और हर्षवर्धन ने जो है रत्नावली, नागानंद एवं प्रियदर्शिका नामक नाटक भी लिखे थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है, किसका वाचक है दीनार? तो दीनार है आपका स्वर्ण सिक्का का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह स्वर्ण सिक्का है। वही रूपक या रूपक चांदी के सिक्के के ही बनाए जाते थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह था। तो आगरा को किसने राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर लोदी ने जो है 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर जो है नियंत्रण स्थापित करने को ध्यान में रखते हुए आगरा को राजधानी बनाया था। और उसने भूमि की माप करवाई तथा इसके लिए जो है गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने ही किया था। तो दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है वह कौन कहा था? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनुज दिल्ली दूर अस्त। ठीक है, अभी दिल्ली दूर है। औलिया ने यह कथन जो है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को जवाब देते हुए कहा था। सुल्तान का जो है औलिया से मनमुटाव चल रहा था, इसी के बदौलत उन्होंने ये कहा था कि हिनोज दिल्ली दूरस्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया वह था। तो सिख गुरु का सर कलम कौन करवाया था? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। औरंगजेब ने जो है सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था। और इनके बारे में कहा जाता है कि सर दया किंतु सार नहीं दिया। इनकी याद में जो है शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण भी हुआ है। तो वो औरंगजेब था जिसने जो है सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज्जमा की पदवी प्रदान की थी वह थे। तो नादिर उज्जमा की पदवी किसको प्रदान की थी जहांगीर ने? तो ये अबुल हसन को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चित्रकार अबुल हसन को जो है जहांगीर ने नादिर उज जमा की जो है पदवी प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर को जो है जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जहांगीर को नादिर उल अस्र का उपाधि दिया था मंसूर उस्ताद ने, उस्ताद मंसूर ने। तो दोनों पॉइंट को यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया तो कहाँ से प्रारंभ किया गया था, क्यों प्रारंभ किया, ये पूछा है प्रश्न में। तो नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से जो है करीब 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद जो है उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के सांकेतिक रूप से जो है नमक कानून भंग किया और इस प्रकार जो है कानून नमक तोड़कर जो है उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस मार्च को जो है उन्होंने तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुभारंभ किया। तो दांडी मार्च को जो है अंत करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया था? तो ये किया था सर मोहम्मद इकबाल ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था, किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए थे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो ये सारनाथ में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और अरुवेला से वे पहले ऋषिपत्तन, यानी वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के जो निकट है उसको पहले ऋषिपत्तन कहा जाता था, वहाँ पे पहले आए थे और यहाँ उन्होंने जो है 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहले उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। तो कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है? तो ये कुमार संभवम में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि थे कालिदास और इनके द्वारा जो है कुमार संभव एक महाकाव्य था और इसी महाकाव्य में उन्होंने भगवान कार्तिकेय का जन्म का वर्णन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये है मोहनजोदड़ो से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में प्रायः मोहनजोदड़ो के घरों में जो है कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और देखा जाए तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। और सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। तो सारे पॉइंट को यहाँ से याद रख सकते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा सुमेलित है? तो पालीताना गुजरात ये प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर है, तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कोणार्क ओडिशा सुप्रसिद्ध गोमतेश्वर मूर्ति है, ये गलत हो जाएगा। अंकलेश्वर गुजरात में जो है ये प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, ये गलत है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक प्राचीन बौद्ध गुफाएं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही रूप से सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित था? तो इसमें सम्मिलित था तानसेन और हरिदास और सूरदास। ये तीनों जो है अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित माने जाते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में अकबर के समय एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन
उनके नवरत्नों में से एक था और अकबर के समय में ध्रुपद गायन भी होता था और ध्रुपद गायन शैली का प्रचार हुआ करता था। तानसेन के अतिरिक्त जो है हरिदास हो गए, सूरदास हो गए, अकबर के शासनकाल में जो है ध्रुपद गायक थे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह 1921 हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये मालाबार में, ठीक है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में जो है मोपलाओं द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो है काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे और आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था तथा इनका अन्य कारण जो है अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ थीं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जजिया की समाप्ति कब हुई थी? तो जजिया की समाप्ति जो हुई थी ये हुआ था आपका 1564 में, ठीक है, 1564 में। और इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण जो है 1575 में, 1575 में, जिनका उद्देश्य था कि दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद कराना था इबादत खाना में। और अकबर के समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ लेने के लिए जो है महजरनामा पर हस्ताक्षर हुआ था ये 1789 में 1589 में, ठीक है। और दीले इलाही की स्थापना हुई थी 1582 में, ठीक है। और ये 64 है, तो सबसे पहले आपका आया था 64 आएगा, हाँ। 64 के बाद आपका ये आ जाएगा 75, फिर ये आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, यानी क्रम से चारों लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चारों क्रम से हैं। जजिया की समाप्ति 1564 में हुई थी, इबादत खाना का निर्माण 1575 में हुआ था और मजहर पर हस्ताक्षर जो हुआ था ये 1589 में हुआ था और दीन इलाही की स्थापना जो है 1582 में हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलक्ष कहा जाता था? तो ये शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है ऐसा, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में जो है मलक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है और इस ग्रंथ में मलक्ष उन्हें कहा गया है जो संस्कृत भाषा शुद्ध रूप से नहीं बोल सकते थे या जो संस्कृत परंपरा से भिन्न भाषाभाषी थे, उनको जो है मलक्ष के रूप में बोला जाता था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, राजा है, उनकी पत्नी है, इसको मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी, ठीक है, ए में 3 सही हो जाएगा। और समुद्रगुप्त पत्नी का नाम था दत्ता देवी, ठीक है, तो 2 में आपका 1 सही हो जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा, ठीक है, तो 2 सही हो जाएगा। और कुमार गुप्त प्रथम का अनंत देवी, तो यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका 3, 1, उसके बाद 2, 4, तो यहाँ पे कूट नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, तो ये तो सही है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार चाणक्य हैं यानी कौटिल्य हैं और इस पुस्तक में जो है राज शासन यानी राजतंत्र से संबंधित विस्तृत निर्देश इसमें दिया गया है और इसमें मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख ऐसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी कूट नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक रूप में बताया था? तो ये इब्न बतूता ने, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, इन्होंने 1333 ईस्वी में जो है उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के दरबार में पहुंचा था और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत रेहला, इसका यात्रा वृत्तांत जो था वो रेहला था, ठीक है, रेहला में जो है दिल्ली के विषय में उल्लेख किया है। वह दिल्ली को बृहद व भव्य शहर बतलाता है। यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के सभी मुस्लिम राज्यों में सबसे बड़ा उत्कृष्ट शहर
था, ऐसा उन्होंने बताया है अपने रहला नामक ग्रंथ में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, और लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा है? तो यहाँ पे कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर 48 तक, तो ये तो सही है। और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 में, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये हुआ था आपका 1749 से लेकर के जो है 54 तक, 1749 से लेकर के 54 तक, ये आपका गलत हो जाएगा। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये भी आपका 1758 से 63 तक, ये भी आपका सही है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये 1749 से लेकर के 1754 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक थे, तो लीलावती का लेखक कौन था? तो लीलावती का लेखक जो था वो भास्कराचार्य, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य जी। ठीक है, ये खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ भी थे। इन्होंने ही जो है लीलावती की रचना की थी, और यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है लीलावती। और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में जो है श्लोकबद्ध है ये लीलावती। वस्तुतः लीलावती जो है भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? वाराणसी को द्वितीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आयोग द्वारा शिशुनाग सही किया गया है। ठीक है, तो अगर किसी के पास इसका डिटेल है कुछ आंसर, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग। और आयोग द्वारा इसको शिशुनाग जो है बताया गया था, क्योंकि एक पुस्तक में दिया हुआ कि 6वीं शताब्दी पूर्व में जो है वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक जो बिंबिसार था उसने कोसन नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। और इसी प्रकार जो है अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। और कालांतर में जो है शिशुनाग ने जब गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी, तो शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई कहा नहीं जा सकता कि कौन सा सही है, लेकिन आयोग द्वारा जो है इसको शिशुनाग सही माना गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन कल्पसूत्र के लेखक थे, तो जैन कल्पसूत्र के लेखक कौन था? तो ये भद्रबाहु था। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना जो है भद्रबाहु ने की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी की रचना हुई थी, तो राजतरंगिणी की रचना हुई थी 12वीं शताब्दी में। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक था कल्हड़। कल्हड़ के समय जो है कश्मीर का शासक जयसिंह था, और उसी के शासनकाल के दौरान जो है कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को 1148 से लेकर के 1148 के बीच में 49 के बीच में जो है पूरा किया था। और राजतरंगिणी में जो है कुल 8 तरंग हैं तथा 8000 श्लोक हैं। और प्रथम 3 तरंगों में जो है अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है, और चौथे से छठे तरंगों में जो है कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास दिया हुआ है, और 7वें 8वें तरंगों में जो है लोहार वंश के इतिहास का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने जो है राज्य किया था, तथा चंपारण की समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, महादेव देसाई भी थे,
बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। तो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1911 में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था और दिल्ली दरबार में ही जो है सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था और साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया था। यह विभाजन जो है 1912 से लागू हुआ था, लेकिन दिल्ली दरबार की जो शुरुआत हुई थी 1911 में ही हो गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था। तो ये बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जो है रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सुल्तान था और बलबन को जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन बसरी नाम की एक व्यक्ति खरीद कर 1232-33 में दिल्ली लाया था और इल्तुतमिश ने जो है ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया और अपनी योग्यता के कारण ही बलबन इल्तुतमिश के सबसे नज़दीक पहुंच गया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।